समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है या ठीक होने लगी है, सब कंफ्यूजन है। कभी नेता कुछ कहते हैं, कभी कुछ और जनता असल स्थिति को समझ ही नहीं पाती। तारीख थी 29 अगस्त। विधानसभा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया कि वे खुद, उनके मंत्री और सीपीएस अगले 2 महीने का वेतन और भत्ते नहीं लेंगे। प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, जिसके चलते वेतन और भत्ते 2 महीने तक विलंबित करने का निर्णय लिया गया है। कि प्रदेश की भीषण वित्तीय परिस्थितियों के दृष्टिगत मैं अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों एवं मुख्य संसदीय सचिवों सहित अपने वेतन और भत्ते 2 माह तक विलंबित करता हूं। इसके अतिरिक्त मैं सभी माननीय सदस्यों से भी अपने वेतन एवं भत्ते स्वेच्छा से विलंबित करने का आग्रह करता हूं। सदन में सीएम की घोषणा के बाद हिमाचल प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति को लेकर हंगामा मच गया। विपक्ष ने कहा कि प्रदेश में आर्थिक आपातकाल की स्थिति है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री के बयान को डिकोड करते हुए भविष्यवाणी कर दी कि सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन तक देने का पैसा नहीं है। फिर 31 अगस्त को सरकार द्वारा 30 जुलाई को जारी की गई एक नोटिफिकेशन सामने आई, जिसमें एक बोर्ड के चेयरमैन का वेतन 30,000 से बढ़ाकर 1,30,000 कर दिया गया था। हंगामा बरपना तय था और हुआ भी ऐसा ही। विपक्ष ने सीएम सुक्खू की तुलना पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान से कर दी और काफी हद तक ये नैरेटिव बना दिया कि सुक्खू राज में हिमाचल कंगाली की ओर आगे बढ़ रहा है। सरकार रेवड़ियों की तरह पद बांटकर खजाना लुटा रही है और जनता के लिए खाली खजाने का रोना भी रोया जा रहा है। आखिरकार रविवार यानी 1 अगस्त को सीएम सुक्खू को कहना पड़ा कि आर्थिक व्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आ रही है और सब ठीक है। हमने बैट बढ़ाकर पैसा कमाया और भी कई रिफॉर्म्स करके हमने पैसा कमाया और 2200 करोड़ रुपए की हमने राजस्व हमने एकत्रित किया और आज उस अर्थव्यवस्था में 20% का सुधार हुआ। अब धीरे धीरे ये अर्थव्यवस्था हमारी पटड़ी पर आई है। अब इसमें थोड़ा फिस्कल डिसिप्लिन की जरूरत है। जब इकोनॉमिक क्राइसिस से ऊपर उठते हैं तो हमें फिस्कल प्रूडेंस और फिस्कल डिसिप्लिन के माध्यम से चलना पड़ता है। हम उसमें चले हुए। सदन में उनके बयान के 3 दिन बाद ही ऐसा क्या हुआ कि आर्थिक व्यवस्था ठीक होने लगी, ये तो मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं। शायद हिमाचल की बदहाल आर्थिक स्थिति का संदेश पूरे देश में ट्रैवल करने लगा था और कांग्रेस आलाकमान को भी ये बात न भाई हो। हिमाचल भी कांग्रेस शासित चंद राज्यों में से एक है और जाहिर है इन चंद राज्यों में एक में भी कांग्रेस नहीं चाहती कि उसकी छवि खराब हो। शायद इसीलिए बयानों में ये बड़ा बदलाव आ गया। ये भी वजह हो सकती है कि पड़ोसी राज्य हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, जहां कांग्रेस को बेहतर करने की उम्मीद है। इस तरह कांग्रेस के शासन का नैरेटिव कांग्रेस के लिए हरियाणा में भी भारी पड़ सकता था। खैर, 1 तारीख को सीएम का बयान तो आया, लेकिन प्रदेश के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन नहीं आई। हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। जयराम ठाकुर की भविष्यवाणी सही साबित हो गई। बहरहाल आज 4 तारीख है और कुछ बोर्ड निगमों और महकमों को छोड़ अधिकांश कर्मचारी अब भी वेतन और पेंशन के इंतजार में हैं। समय का चक्र देखिए। जो कर्मचारी कुछ दिन पहले एरियर और डीए के भुगतान के लिए गरज रहे थे, अब मोबाइल में वेतन के मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल आज इस बात पर सीएम सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति जब तक ठीक नहीं हो जाती, तब तक कर्मचारियों व पेंशनर्स को 5 व 10 तारीख को सैलरी और पेंशन दी जाएगी। यह निर्णय ऋण पर खर्च होने वाले ब्याज से बचने के लिए लिया गया है। इससे सालाना 36 करोड़ रुपए की बचत होगी। जरा सुनिए आज क्या क्या कहा सीएम सुक्खू ने। सरकारी कर्मचारी हमारे परिवार के सदस्य है। मैं खुद सरकारी कर्मचारी के परिवार से आता हूं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को जो हम 1 तारीख को पेंशन देते थे सैलरी देते थे, यानी 2000 करोड़ रुपया हर महीने हम कर्मचारियों के और अधिकारियों की सैलरी और पेंशन के लिए खर्च करते थे। होता क्या है कि इन सैलरी और पेंशन को देने के लिए हम बाजार से 7.5% पर ऋण उठाते हैं। यानी कि 2000 करोड़ रुपए पर हम 7.5% पर ऋण उठाते हैं, क्योंकि जो हमारी ट्रेजरी होती है उस ट्रेजरी में कई खर्चे निकलते रहते हैं। 2000 करोड़ पहली तारीख तक नहीं होते।
और जो हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जब हम सैलरी और पेंशन देने के लिए लोन लेते हैं तो उस पर 7.5% ब्याज देना पड़ता है। और जो हमें केंद्र सरकार से शेयर आता है, जो हमारा केंद्र सरकार से शेयर आता है, वो कब आता है? जो हमें पैसे मिलने चाहिए, जो हमारे राज्य का शेयर बनता है, चाहे आरडीजी है, तो 6 तारीख को हमारे को आरडीजी आती है और 10 तारीख को शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस आता है, वो आता है 10 तारीख को। तो 5 दिन का जो इंटरेस्ट हमें लोन के रूप में हम सैलरी और पेंशन देने के लिए करते हैं, वो बनता है 3 करोड़। अगर एक महीने में हम 3 करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारी और पेंशनों के देने के लिए लोन उठाकर देते हैं, तो उस व्यवस्था को सुचारू करने के लिए ये फिस्कल डिसिप्लिन की बहुत जरूरत थी और हमने इसमें प्रयास किया। और इस प्रयास के माध्यम से हर साल हम हर महीने 3 करोड़ रुपया बचाएंगे तो 36 करोड़ रुपया हमारा बचेगा ब्याज का, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन तो मिलनी है, पे भी मिलनी है, तो वो 36 करोड़ रुपया हम सरकार की किसी कल्याणकारी योजनाओं में लगा रहे हैं। अब उस व्यवस्था को सुचारू रूप करने के लिए हमें 1 महीने ये कष्ट उठाना पड़ रहा था और हमने इसके लिए कहा कि जो सरकारी कर्मचारी तो विभाग है, लेकिन जो बोर्ड है, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो बोर्ड होते हैं, बोर्ड निगम कारपोरेशन जितने भी होते हैं, बोर्ड निगम कारपोरेशन के सैलरी 1 तारीख को उनके अकाउंट में चलेगी और जो बोर्ड निगम पेंशन देते हैं वो पेंशन भी उनके अकाउंट में चली जाती है। हम तो ये कहते हैं कि जितने बोर्ड निगम कर्म है हमारे और लाभ कमा रहे हैं, और लाभ कमाकर 20-20 करोड़, 5-5 करोड़, 2-2 करोड़ इनकम टैक्स देते हैं, उन्हें अपने सरकारी कर्मचारियों का पूरा डीए भी देना चाहिए, पूरा एरियर भी देना चाहिए। ये हम ऐसी व्यवस्था भी आने वाले समय में करना चाह रहे हैं और जो उनके ऑफिशियल है, नॉन ऑफिशियल मेंबर है, उनको भी अच्छी सैलरी और अच्छी पैकेज देकर खर्च करना चाहिए। यह हमारा विचार है। अब मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगले महीने से हम इसमें थोड़ा सा और सुधार करके 1 तारीख से सैलरी देने की प्रयास उसमें हम करेंगे, क्योंकि हमारे जो सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, उन्होंने ईएमआई की विवश किस्तें देनी होती है, तो मैं इसमें भी गंभीरता से विचार करूंगा। लेकिन सैलरी के लिए और पेंशन के लिए लोन उठाकर 3 करोड़ दिया जाए, उसमें भी थोड़े सुधार की जरूरत है। हम उस दृष्टि से भी इसको काम करेंगे। अपने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को जो हमने राजस्व बढ़ाया था, जो हमने सुधार कदम उठाए थे, उसमें हमने पहली ही कैबिनेट में सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। हमने उसमें व्यवस्था की बजट की, क्योंकि जो पैसा जनता का लुटा दिया जाता था, उसके माध्यम से जो हमने शराब के माध्यम से 450 करोड़ कमाया, वो हमने ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत उन कर्मचारियों की रिटायरमेंट के लिए लगाया जो बेचारे आज रिटायर होकर, जिनको 10,000 रुपये पेंशन मिलती थी, आज वो 25 और 50,000 रुपये पेंशन प्राप्त करते हैं। हालात ये हैं कि सरकार के पास कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह और पेंशनरों को पेंशन देने के भी पैसे नहीं हैं। कर्ज का एक बड़ा पहाड़ है जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सरकार कंफ्यूज दिख रही है, विपक्ष आरोप जड़ रहा है, कर्मचारी आलोचना कर रहे हैं और प्रदेश की जनता ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये चल क्या रहा है। दरअसल ये सच है कि सीएम सुक्खू को कर्ज विरासत में मिला है। स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए पहले आपको बताते हैं कि प्रदेश का मोटा मोटा बही खाता क्या है। सुक्खू सरकार का बजट अगर 100 रुपए है तो 25 रुपए वेतन देने में, 17 रुपए पेंशन देने में, 11 रुपए ब्याज चुकाने में, 9 रुपए कर्ज चुकाने में और 10 रुपए अनुदान देने में खर्च हो जाता है। 28 रुपए बचता है, जिसमें विकास का काम भी करना है और मुफ्त के वादों को भी पूरा करना है। जैसे अनियंत्रित विकास हिमाचल के पहाड़ों के लिए खतरा है, वैसे ही सत्ता में आने के लिए किए गए अनियंत्रित वादे भी हिमाचल की आर्थिकी के लिए घातक साबित हुए हैं। नतीजन प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति पर 1,16,180 रुपए का कर्ज हो गया है, जो कि देश में अरुणाचल प्रदेश के बाद सर्वाधिक है। पूरे हिमाचल पर अभी 87,000 करोड़ रुपए के करीब कर्ज है। ये देश में 9 पहाड़ी राज्यों में किसी एक राज्य में सबसे ज्यादा है।
31 मार्च 2025 तक हिमाचल प्रदेश पर 94,992 करोड़ रुपए का कर्ज हो जाएगा, यानी हम लगभग 1 लाख करोड़ के करीब होंगे। अब सवाल है कि ये परिस्थितियां पैदा कैसे हुई। जिस प्रदेश की पर कैपिटा इनकम अन्य राज्यों से बेहतर है, उसकी सरकार कंगाल क्यों हो गई? एनपीएस कंट्रीब्यूशन के लगभग 9,200 करोड़ रुपए पीएफआरडीए से प्राप्त नहीं हुए हैं। जीएसटी कंपनसेशन जून 2022 के बाद मिलना बंद हो गया है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए की आय कम हो गई है। हमारी उधार लेने की सीमा भी लगभग 2,000 करोड़ से कम कर दी गई है। इसके अलावा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट लगातार कम हो रही है। 14वें वित्त आयोग में हिमाचल को आरडीजी में 40,624 करोड़ रुपए मिले थे। 15वें वित्त आयोग में यह बढ़ने के बजाय कम होकर 37,199 करोड़ रह गया। साल 2021 से 22 में आरडीजी 10,249 करोड़ मिली थी, जो कि 2025 में 3,257 करोड़ की रह जाएगी। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। विदित रहे कि विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने 10 चुनावी रेवड़ियां देने का ऐलान किया था, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने की शुरुआत हुई है। इसके लिए सालाना 800 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके अलावा ओपीएस देने से सरकार का सालाना 1,000 करोड़ रुपए का खर्चा बढ़ा है। इस बार पिछली सरकार द्वारा दी गई बिजली सब्सिडी का खर्च, गोबर खरीद, दूध खरीद, 300 यूनिट निःशुल्क बिजली देने की शुरुआत तो अभी हो ही नहीं पाई है। लेकिन क्या मुफ्त की घोषणाएं सिर्फ कांग्रेस ने की? क्या पूर्व की सरकार में सब सही था? जवाब है बिल्कुल नहीं। पूर्व की सरकार ने ही 125 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा की थी। इससे ऊपर सब्सिडी दी जाती थी। उपभोक्ताओं को 125 यूनिट निःशुल्क बिजली देने के लिए सरकार पर प्रति माह 50 करोड़ रुपए से अधिक का बोझ पड़ रहा है। इसके अलावा महिलाओं को बसों में 50% जैसी छूट पूर्व सरकार ने ही दी है। इन सब के बाद जो रही सही कसर थी, वो हिमाचल पर आई आपदा ने खत्म कर दी। आपदा से हुए नुकसान ने भी हिमाचल प्रदेश को झकझोर कर रख दिया और उन परिस्थितियों में हिमाचल अकेला पड़ गया। केंद्र सरकार ने हिमाचल का कुछ खास साथ दिया हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसा नहीं है कि सरकार ने प्रदेश की आर्थिकी बेहतर करने की कोई कोशिश नहीं की। राजस्व जुटाने के लिए कदम उठाए गए, मगर उससे भी कुछ नहीं बदला। जैसे कि राज्य जल आयोग का गठन किया गया था और सालाना 3,200 करोड़ की आय होने की उम्मीद थी, मगर मामले अदालतों में लटक गए। हाँ, आबकारी नीति से कुछ फायदा जरूर हुआ है। अब प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति पर जब नेताओं से जवाब मांगा जाता है, तो सत्ता पक्ष कहता है कि पिछली सरकार जो कर्ज का पहाड़ छोड़ कर गई, उससे आर्थिक स्थिति का बेड़ा गर्क हुआ। तो विपक्ष कहता है कि वर्तमान सरकार की मुफ्त की गारंटियां और वित्तीय कुप्रबंधन प्रदेश को डुबो रहा है। प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति के लिए सबके अपने अपने तर्क है, सबका अपना फलसफा है। कहानियां कई है, मगर निचोड़ सिर्फ इतना है कि हिमाचल को फाइनेंशियल डिसिप्लिन की सख्त जरूरत है।